तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यूपीएससी, बीपीएससी, सिविल सर्विसेज से लेकर और जितने भी रेलवे है या समझो कि एसएससी है, इन सभी परीक्षाओं में इसका समान रूप से महत्व है बच्चे। ठीक है, तो पढ़ो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पहले हम पढ़े थे इसके पिछले वाले चैप्टर में कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई है तो इस पृथ्वी में क्या है, किस किस चीज़ों से मिलकर ये पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है ना, इसमें कौन कौन तत्व, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उसका महत्व क्या है, ये समस्त चीज़ों का अध्ययन हम इस लेसन में करेंगे। तो कहता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ छोटा ओ की मात्रा से नोट्स में लिखा हुआ है, तुम लोग बड़ा ओ की मात्रा से लिख लेना, या जियोलॉजी बोलते हैं इसका, का विषय वस्तु है। फिर भी भूगोल में भी इसकी सामान्य जानकारी अपेक्षित माना जाता है। भूगोल भी छोटा उसे लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ से भूगोल भूगर्भ छोटा उसे होगा वहाँ वहाँ तुम लोग बड़ा उसे लिखोगे। मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र में किया जाता है, जूलॉजी में करते हैं, लेकिन हम यहाँ इसको ज्योग्राफी में भी इसका अध्ययन करेंगे। और इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह की प्रकृति काफ़ी हद तक उसके आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है, जबकि ऊपरी सतह का अध्ययन भूगोल का मुख्य विषय वस्तु है। मैं फिर से बोल दूं कि भूगोल इस नोट्स में सब जगह छोटा ऊक दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा से लिखेंगे। भूगोल किसे कहते हैं? भू माने क्या होता है? पृथ्वी, भूमि हो गया, पृथ्वी हो गया। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो मानव रहता है, मानव अन्य प्रकृति के साथ जो क्रियाकलाप करता है, उसका अध्ययन को हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। तो जब ऊपरी सतह जो होगा वह अंदर के सतह से किसी न किसी रूप से प्रभावित होगा, इसीलिए हम इसमें इसका अध्ययन भूगोल में करेंगे। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्य नहीं है, मतलब पृथ्वी के अंदर के हिस्से को हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं बच्चे। अतः इस संबंध में आज भी हमारा ज्ञान अधूरा है। आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला 3 मुख्य साधन एवं स्रोत है। माने पृथ्वी के अंदर क्या है ये जानने के लिए कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत। पहला स्रोत कहलाता है अप्राकृतिक साधन, जिसे आर्टिफिशियल सोर्सेस कहते हैं। इसमें तापमान, दबाव और घनत्व को शामिल किया जाता है। माने ताप, दाब और घनत्व के आधार पर पृथ्वी के अप्राकृतिक साधन को हम जानते हैं। दूसरा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का साक्ष्य, माने कौन कौन से पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका सहारा लेते हैं। और तीसरा सहारा लेते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए प्राकृतिक साधन, जैसे ज्वालामुखी क्रिया तथा भूकंप विज्ञान। ये सब के द्वारा हम जानते हैं, जैसे पृथ्वी के अंदर से मान लो ज्वालामुखी निकलने लगी, और जब ज्वालामुखी निकलेगा तो इसमें मैग्मा, लावा, सोना, चांदी, कई खनिज पदार्थ निकलने लगते हैं। इससे हम गेस कर लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर सोना, चांदी, खनिज, लावा, मैग्मा, आग, ये समस्त चीज़ें क्या है? पड़ी हुई है। क्लियर है बच्चे? तो अर्थात ये तीनों साधनों आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला पहला साधन अप्राकृतिक साधन है। इसके अंतर्गत ताप, दबाव और घनत्व को शामिल किया जाता है। अर्थात जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम जाएंगे, ताप, दाब और घनत्व तीनों क्या होगा? बदलते जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ कि यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सतह से नीचे, माने पृथ्वी की ऊपरी सतह पे हम लोग हैं, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं नीचे, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान में वृद्धि हो जाती है। खूब बढ़िया समझो, हम लोग इस पृथ्वी के तल पे हैं। इसके पहले मैं पढ़ाया था वायुमंडल की संरचना में, मैंने बताया तुम्हें कि पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ऊपर बढ़ने पर तापमान क्या होगा? कम होगा। अब पृथ्वी के अंदर यदि हम जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वृद्धि हो जाती है। अर्थात पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, और पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा। तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, और 100 मीटर जाने पर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। क्लियर है बच्चे? उसी प्रकार 1000 मीटर जब जाएंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। और 1 किलोमीटर अंदर अगर चले गए हम, पृथ्वी के अंदर 1 किलोमीटर,
तो वहाँ पर जाते जाते समझो कि 30 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसमें कहता है कि 6400 किलोमीटर बटा 30, माने समझ उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, माने समझ लो कि हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या है कितना किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी क्या है जी, गोल है। ये माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर से माने केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या चूँकि 6400 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर जाने पर 30 डिग्री तापमान बढ़ता है, तो 6400 किलोमीटर जाने पर तापमान कितना हो जाएगा, 1,92,000 की डिग्री सेल्सियस। आ रहा समझ में ना। तो इस तरीके से अब इसमें कहता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सतह के नीचे भूताप ग्राफ के आधार पर तापमान की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। माने भूताप ग्राफ एक होता है, उसी के आधार पे टेम्परेचर को हम मापते हैं उसके अंदर। इसके अनुसार विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में सतह के नीचे 43 किलोमीटर की गहराई पर करीब 1000 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान होने का अनुमान लगाया गया है। माने ये माना जाता है, इसमें से भूताप ग्राफ के आधार पर तापमान को मापने वाला एक यंत्र है। जैसे हम लोग को बुखार जब आता है तो हम लोग किस में मापते हैं, उसको थर्मामीटर में मापते हैं ना जी, थर्मामीटर से। तो उसी प्रकार भूताप ग्राफ से मापा गया है कि अगर 43 किलोमीटर अगर पृथ्वी के अंदर हम चले जाएँ तो टेम्परेचर कितना डिग्री मिल जाएगा, 1000 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस। जबकि विवर्तनिक रूप से शांत क्षेत्रों में सतह के नीचे 40 किलोमीटर की गहराई पर मात्र 500 डिग्री तापमान का अनुमान लगाया जाता है। अब हमारी पृथ्वी के अंदर जब जाएंगे तो सभी जगह एक जैसे समझो कि तापमान नहीं रहता है, कहीं हलचल रहता है, कहीं शांत होता है। तो जहाँ शांत जगह है वहाँ टेम्परेचर 500 डिग्री, और जहाँ हलचल है बच्चे वहाँ मैग्मा लावा पिघलते रहता है, एक दूसरे को एकदम क्रॉस करते रहता है, वहाँ टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है बच्चे। तो इसमें कहता है कि सतह के नीचे तापमान वृद्धि के 2 कारण होते हैं। पहला, दबाव में वृद्धि, माने जब दाब बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ जाएगा, क्लियर है। और दूसरा कहते हैं कि चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति। तो इस तरीके से सतह के नीचे करीब 100 किलोमीटर जब हम जाएंगे तो तापमान होता है 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस। सामान्य तौर पे ये बातें हो रही है। 400 किलोमीटर जाएंगे तो तापमान रहता है 1500 डिग्री सेल्सियस। 700 किलोमीटर जाने पर तापमान रहता है 1900 डिग्री सेल्सियस। 2900 किलोमीटर अगर पृथ्वी के अंदर जाएंगे तब तापमान रहेगा 3700 डिग्री सेल्सियस। और 5100 किलोमीटर जाएंगे तो तापमान रहेगा 4300 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें याद रखना है कि कितने किलोमीटर पृथ्वी के अंदर जाएंगे हम तो तापमान कितना रहेगा। मुख्य तौर पे जो बताऊंगा उसको विशेष ध्यान रखना है। इसको पढ़ के रखोगे, पूरा अगर तैयार कर लेते हो तो बेहतर है, पूरा तैयार नहीं हो पाता है तभी कोई टेंशन नहीं, जो बता रहा हूँ उसको देखो। जैसे यहाँ स्टार लगाएंगे इस पर, इस लाइन पर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, कहते कि सतह के नीचे घनत्व में वृद्धि होती है, वैसे पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 माने 52 ग्राम घन सेंटीमीटर है। सतह के नीचे घनत्व वृद्धि का मुख्य कारण दबाव में वृद्धि को बताया जाता है। याद रखेंगे, पूछता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर। याद रखेंगे हम लोग 5.52। बाकी मैं बता दूं काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार नहीं ट्रिपल स्टार लगाना इस पर। आगे कहता है कि आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला दूसरा मुख्य स्रोत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य हैं। इमैनुअल कांट, याद करो इमैनुअल कांट ने कौन सा सिद्धांत दिया था, एक तारक। तो कहते इमैनुअल कांट के वानव्य राशि परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसीय होना चाहिए। इमैनुअल कांट ने क्या कहा कि पृथ्वी का अंदर का भाग क्या है जी, गैसीय होना चाहिए। लप्लास के निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसीय होना चाहिए, परंतु स्वयं लप्लास ने इसे तरल माना है। वो भी कहता है कि होना चाहिए गैसीय, लेकिन वो क्या माना है, इसका आंतरिक भाग कैसा है, तरल के रूप में है, लिक्विड के रूप में है। समझ गए। जेम्स जीन के ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा किसने पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसीय बताया, किसने आंतरिक भाग गैसीय बताया लेकिन माना तरल।
और इसमें पूछेगा कि किसने बताया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल होना चाहिए, बिल्कुल, तो उसमें है जेम्स जीन ने। आगे है कि ओटो श्मिड के अंतर तारक धूर परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस होना चाहिए। ये सभी ज्योग्राफी की सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे विशेष ध्यान रखोगे। तुम लोग 11th क्लास वाले तुम लोग भी विशेष ध्यान रखते हो, कंपटीशन की तैयारी करने वाले भी माने इससे ध्यान रखोगे कि किसने बताया कि गैसीय होना चाहिए, किसने बताया कि तरल गैसीय होना चाहिए लेकिन है तरल, किसने बताया कि तरल होना चाहिए। और इसमें से हम अभी बता रहे हैं कि ओटो श्मिड ने बताया कि उसका आंतरिक भाग क्या होना चाहिए जी, ठोस होना चाहिए। फिर कहता है कि ज्वेफ्रिन और रितर, जिसे समझ लो कि के अनुसार पृथ्वी का केंद्रीय भाग गैसीय होना चाहिए, माने पूरे पृथ्वी का आंतरिक भाग नहीं, सिर्फ इसके केंद्रीय भाग को बताया कि ये गैसीय होना चाहिए। तो इस तरीके से आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाला तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है प्राकृतिक साधन। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी क्रिया तथा भूकंप विज्ञान को शामिल किया गया है। माने ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप के आधार पर पृथ्वी के अंदर क्या क्या है ये बताने का कोशिश किया गया। अरे जो पृथ्वी के अंदर से जो चीज़ें निकलती है ज्वालामुखी के द्वारा, भूकंप के द्वारा, उसी के आधार पर किसी ने बताया कि नहीं केवल ठोस द्रव गैस से काम नहीं चलेगा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें है। तो कहता है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर निकलता है, तरलीय भाग, जिससे आंतरिक भाग के तरल भाग होने की संभावना बनती है। अगर किसी ने बताया कि अगर आंतरिक भाग तरल है तो किस आधार पर बताया, ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो अंदर से तरल क्या करता है, बाहर निकलता है। जैसे ये मैग्मा देख रहे हो तुम लोग, ये ज्वालामुखी का मैग्मा है बच्चे, ये जब निकलेगा तो द्रव के रूप में निकलता है, लेकिन आकर धीरे 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 जम कर क्या हो जाता है, ठोस बन जाता है। कहते परंतु मैग्मा की संरचना के अध्ययन से यह प्रमाणित हो चुका है कि यह मैग्मा मुश्किल से 1000 किलोमीटर की गहराई से निकलता है, अतः इसके आधार पर आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। ये जो भी मैग्मा निकलता है मात्र कितना किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक, जबकि इसकी त्रिज्या है 6400 किलोमीटर तक, 6400 किलोमीटर, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा ना जी। आगे कहता है इसमें से कि आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला सर्वाधिक विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक स्रोत भूकंप विज्ञान है। कौन सा विज्ञान, भूकंप विज्ञान है, माने सिस्मोलॉजी जिसे कहते हैं, जिसमें भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं, पी, एस और एल। काफ़ी इम्पोर्टेंट याद रखना कि भूकंपीय तरंग जो होती है कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी और एल फॉर लॉन्ग वेव। जब भी भूकंप निकलता है तो सबसे पहले कौन सी तरंग आती है, पी तरंगे आती है। पी तरंग आएगी ना तो हल्का से हिला देगी हमको, उसके बाद पता चलेगा अरे भूकंप चला गया क्या, जाता नहीं बच्चे। ईश्वर सबसे पहले पी तरंग भेजता है, एकदम हिला देता है, हमको कहता है होशियार हो जाओ, जल्दी से घर छोड़कर बाहर निकल जाओ सुरक्षित जगह पे। अब आता है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव एकदम हिलाते हुए आता है बच्चे, ठीक है ना, उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। आज जब लॉन्ग वेव आ जाएगा तो पूरे हॉरिजॉन्टल इस तरीके से घुमाएगा, इधर की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें इधर, लॉन्ग वेव। आ रहा समझ में ना। तो इस तरीके से कहते हैं कि पी को प्राथमिक तरंग माने प्राइमरी वेव कहा जाता है। इसे अनुदैर्घ्य या संपीडनात्मक तरंग भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, पी को कौन सी तरंग बोलेंगे, प्राथमिक तरंग। सबसे पहले पृथ्वी से भूकंप में कौन सी तरंग आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछता है कि भूकंप के समय सबसे पहले कौन सी तरंग आती है, दे देगा एस, एल, पी, इनमें से सभी, तो क्या टिक मारोगे, पी। दूसरा कहता है पी तरंग जो प्राथमिक तरंग होती है, कौन सी तरंग होती है बच्चे, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है। अच्छा, यह तरंग ठोस तथा तरल दोनों माध्यम में गमन करती है। पी तरंग आएगी तो ठोस में भी गमन कर जाएगी और तरल में भी। और कहता है पी तरंग ध्वनि तरंग के समान होती है, माने साउंड वेव के समान ये होती है। अच्छा, पी तरंग का वेग 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है तथा 21 मिनट में पृथ्वी के आर पार हो जाती है। इतना जान लो, इतनी स्पीड इसकी होती है कि 21 मिनट में पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर वो निकल सकती है। अब इस तरीके से पी तरंग को पहला कंपन या फर्स्ट, इसमें से टर्मर माने झटका भी कहा जाता है।
अर्थात पहली बार जो झटका लगता है हम लोगों को तो किस तरंग से, पी तरंग से। इस तरंग को द्वितीय या गौड़ तरंग माने सेकेंडरी वेव कहते हैं। पी तरंग खत्म हो गया, अब कौन सी तरंग हम पढ़ रहे हैं, एस तरंग। इसको हम द्वितीय तरंग कहेंगे या गौड़ तरंग कहेंगे या सेकेंडरी वेव कहते हैं। इस तरंग को अनुप्रस्थ या आड़ी तरंग माने ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। खूब बढ़िया इसे याद रखना, जहाँ पी तरंग को अनुदैर्घ्य बोलते हैं वहाँ एस तरंग को क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य क्या होता है, देख लो ये हिलते डुलते ऐसे चलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऊपर नीचे चलेगा, उसे हम अनुदैर्घ्य बोलेंगे। अनुप्रस्थ आगे पीछे एकदम सीधी रेखा में जाएगी, आगे पीछे करते हुए, ठीक है ना। और इस तरीके से समझ लो, इस तरंग जल तरंग या प्रकाश तरंग की भांति होती है। यहाँ भ्रांति लिखा है, तुम भांति लिखोगे। कहता है कि इस तरंग केवल ठोस माध्यम में गमन करती है, तरल में नहीं। तुलना याद रखेंगे, पी तरंग ठोस और तरल दोनों में गमन करती है, लेकिन इस तरंग किस में, सिर्फ ठोस में गमन करेगी। अच्छा, इस तरंग का वेग होता है 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस तरंग को विध्वंसनात्मक तरंग भी कहा जाता है, माने डिस्टर्शनल वेव के नाम से भी इसे हम जानेंगे। माने पी तरंग ज़्यादा विध्वंस करेगी, इस तरंग चूँकि ज़्यादा विध्वंस करती है इसीलिए हम क्या बोलेंगे, विध्वंसनात्मक तरंग। अच्छा, एल तरंग, अब हम कौन सा तरंग पढ़ने जा रहे हैं, एल तरंग को लंबा अथवा दीर्घ अर्थात लॉन्ग वेव कहा जाता है। क्या बोलेंगे, एल को लॉन्ग वेव। तो पहले नंबर पे सबसे पहले कौन सी तरंग आती है पृथ्वी पर, पी, उसके बाद एस, और उसके बाद तो यह पृथ्वी के सतह से होकर गमन करती है बच्चे, अतः इसे धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। एल तरंग स्थल तथा जल दोनों से होकर गमन करती है, ये सीधे नहीं जाएगी, पूरा उखाड़ते हुए आती है बच्चे। एल तरंग आ गया तो समझ लो विध्वंस पूरा एकदम फैल जाएगा। तो एल तरंग का औसत वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। माने इसका वेग, जिसका वेग जितना कम होगा ना वो समझ लो उतना विध्वंस वो मचाएगा। आ रहा समझ में। अब देख लो, कहता है कि एल तरंग से सर्वाधिक विध्वंस पैदा होता है, अतः इसे विनाशकारी भी कहा जाता है। भूकंपीय तरंग एक समान घनत्व वाले चट्टानों में समान वेग सीधी मार्ग में गमन करते हैं, परंतु मार्ग में चट्टानों के घनत्व में जैसे ही परिवर्तन होता है ये तरंगें सीधी मार्ग से न चलकर वर्गाकार मार्ग का अवलंबन कर लेती है। माने मानो कि कोई तरंग निकलती है और तरंग के बाद सामने उसको चट्टान मिल गया, अब वो छेद नहीं पाती है तो क्या करेगी, साइड हो जाएगी, और जहाँ कमज़ोर कोई सतह मिलेगा उसको छेद कर बाहर निकल जाएगी। क्लियर है। अब इसमें से कहता है यही वजह है बच्चे, देख लो कि भूकंप की तरंगे हमारे बिहार में, नेपाल तराई क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में यहाँ ज़्यादा भूकंप आता है, क्योंकि हमारी जो भूमि है नीचे चट्टान नहीं है। आ रहा समझ में ना। तो जो भी तरंगे निकलती है यहाँ से आराम से निकल जाती है और यहाँ एकदम समझो कि तहस नहस करके रख देती है। दक्कन भारत में यदि हम जाएंगे, महाराष्ट्र में चले जाते हैं बच्चे, आंध्र प्रदेश में चले जाते हैं, तो वहाँ पे पृथ्वी का सतह जो क्या है पूरा चट्टान है, दक्कन का पठार ही है। तो वो तरंगे निकल के सोचती है कि फाड़ के ऊपर आ जाए, लेकिन आ नहीं पाती है, चट्टान उसे रोक देता है, इसीलिए साइड से होकर और दूसरी जगह निकलता है। तो भूकंप के दृष्टिकोण से बोलो उत्तर भारत ज़्यादा सुरक्षित है कि दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। इसीलिए दक्षिण भारत में जाएंगे तो मुंबई वगैरह में जाओगे, बंगलोर वगैरह में जाओगे, तो वहाँ जो मंजिलें बनती है 20 मंजिल 30 मंजिल क्या सैकड़ों मंजिल बन जाता है। चट्टान पे होता है, भूकंप का डर भी नहीं होता है उनको, ठीक है ना। भूकंप की किरणें आ नहीं पाती, लहरें आ नहीं पाती वहाँ पर, और नीचे चट्टान होने की वजह से वो दबती भी नहीं है। हमारे यहाँ अगर 20 मंजिल बना देंगे तब क्या होगा, धीरे धीरे देखे ना दादाजी तुम्हारे घर बनाए होंगे ना जब, तो बोलते होंगे नींव ना इसका इतना ऊपर निकाले थे हम लोग, लेकिन अभी देखो पूरा रोड के लेवल में आ गया। ऐसा सुनते हो कि नहीं तुम लोग, ये सब सुनने में आएगा बच्चे। तो अब आगे कहते हैं हम लोग कि सतह के नीचे 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय तरंगों की गति मंद पड़ जाती है, अतः 100 से 200 किलोमीटर गहराई वाले भाग को निम्न गति का मंडल माने जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहा जाता है। अब इसमें आगे है कि करीब 2900 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंग की गति कम हो जाती है, जबकि इस तरंग लुप्त हो जाती है। अतः इससे निष्कर्ष निकाला गया है कि 2900 किलोमीटर की गहराई में चट्टान द्रवित माध्यम में होगा, क्योंकि इस तरंगे किस माध्यम में गमन करती है, सिर्फ ठोस में। द्रव में जाते ही वो क्या होती है,
लुप्त हो जाती है बच्चे। ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को परतों में विभाजित किया है। इसके अनुसार सबसे ऊपरी भाग में परतदार या अवसाद निर्मित एक पतला आवरण पाया जाता है, जिसके नीचे पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। अब ये पढ़ेंगे और इसी के साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना समाप्त होता है बच्चे। कहता है, फिर से समझ लेना, ऑस्ट्रिया का प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री, सब भू बड़ाऊ की मात्रा से लिखोगे, कौन है? एडवर्ड स्वेस। उन्होंने ही बताया कि हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की पहली परत माने ऊपरी परत को स्वेस ने सियाल कहा। क्या बोला था? सियाल। सियाल में देखो, इसमें सिलिकॉन, SiAl सियाल होता है। Si से क्या होता है? सिलिकॉन, और Al से होता है एल्यूमिनियम, अर्थात पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। अब पृथ्वी की 3 परतें हैं, स्वेस के अनुसार 3 परतें हैं। इसी 3 परत को पढ़ लेंगे, इसकी आंतरिक संरचना हमारी खत्म हो जाएगी। तो सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? सियाल। सियाल का मतलब कि सबसे ऊपरी परत में 2 तत्वों की प्रधानता होती है। पहला कौन? सिलिकॉन, और दूसरा कौन? एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता की वजह से ही ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? सियाल बोला जाता है। समझ में आ गया ना? सियार नहीं, सियाल। ओके बच्चे। आगे इसमें कहता है कि सियाल का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, अर्थात पृथ्वी की ऊपरी परत किस चट्टान से निर्मित है? ग्रेनाइट। सियाल का घनत्व 2.75 से 2.90 के बीच बताया गया है। याद करो कि हमने बताया था कि पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर है, लेकिन पृथ्वी के ऊपरी परत का घनत्व कितना है? मात्र 2.75 से 2.90, माने 2.75 से 2.90 के बीच। अब आगे कहते हैं, सियाल में अम्लीय पदार्थों की अधिकता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो सियाल है, उसमें अम्लीय पदार्थ की अधिकता होती है कि क्षारीय पदार्थ की? तो अम्लीय पदार्थ की। इसे याद रखेंगे हम लोग। सियाल का विस्तार 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच है। महाद्वीपों का निर्माण सियाल से बताया गया। जितने महाद्वीप बने हुए हैं सब किससे बने हैं? सियाल से। और सियाल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? माने पृथ्वी के सबसे ऊपर अगर हम जाएं तो 50 किलोमीटर अंदर से लेकर 300 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे तो पृथ्वी की इस ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। अब कहते हैं सियाल के नीचे अब इसकी शुरू होती है दूसरी परत। तो सियाल के नीचे जो दूसरी परत है उसे स्वेस महोदय ने सीमा कहा। खूब बढ़िया समझेंगे। अभी इसको मैं फिगर के द्वारा भी तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? सियाल। और पृथ्वी की दूसरी परत को हम क्या बोलेंगे? सीमा। सीमा 2 शब्दों के, 2 इसमें तत्वों के मेल से बना है, SiMa। Si से सिलिकॉन और Ma से होता है मैग्नीशियम। क्या समझेंगे? मैग्नीशियम। अर्थात सीमा का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। याद रखेंगे, सबसे ऊपरी हिस्से का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है, लेकिन सीमा का निर्माण किससे हुआ है? बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सीमा में क्षारीय पदार्थों की अधिकता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय यहीं से मैग्मा बाहर निकलता है। याद रखोगे, सियाल जो सबसे ऊपरी परत है उसमें अम्लीय पदार्थ की अधिकता होती है, लेकिन अंदर थोड़ा सा जाएंगे जहाँ सीमा शुरू होता है वहाँ पे क्षारीय पदार्थ की अधिकता होती है। अच्छा, इसमें कहता है कि सीमा का घनत्व 2.90 से 4.75 के बीच बताया गया है। और सीमा की मोटाई कितनी? 1000 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के बीच बताया गया है। ये सभी अभी फिगर के द्वारा तुम जानोगे बच्चे। इसमें कहता है पृथ्वी के केंद्रीय भाग को स्विस महोदय ने नीफे नाम दिया। अभी तक हम लोग 3 परत पढ़े थे बच्चे। इस तीनों परत को ठीक से समझते चलो। तीनों परत में सबसे ऊपरी परत को क्या हम बोलेंगे? बोलो। यह अगर हमारी पृथ्वी है, देख लो, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, और एक होता है बीच का परत, और एक होता है अंदर ही परत। तो ऊपरी परत को क्या बोलेंगे हम लोग? सियाल बोलेंगे। इसके बीच वाले परत को क्या बोलेंगे? सीमा बोलेंगे। आज जो अंदर की परत है, इस अंदर के परत को ही हम बोलते हैं नीफे। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? NIFE। तो इस तरीके से बच्चे ये तीनों समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तुम लोगों को करना क्या है कि घर पे जाके इसकी विशेषता, इसकी विशेषता और इसकी विशेषता तीनों इसी में छोटा छोटा करके लिख लेना है। तो इसमें मैं बता दूं, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को स्वेस महोदय ने नीफे नाम दिया,
क्योंकि इसमें नीफे दो शब्दों के मेल से बना है बच्चों। Ni से नी, Ni को कौन सा तत्व बोलते हैं? निकेल। क्या बोलेंगे? और Fe फेरस माने लोहा, माने सबसे अंदर पृथ्वी का जो भाग है वह निकेल तथा फेरस माने निकेल तथा लोहा से मिलकर बना हुआ है। जैसे भारी धातु की अधिकता इसमें होती है। नीफे का घनत्व 8 से 11 के बीच होता है। याद रखो, पूरी पृथ्वी का घनत्व 5.52 याद है तुम लोग को। और उसके बाद से अगर हम कहें कि सबसे ऊपरी परत, तो सबसे ऊपरी परत का घनत्व होता है 2.75 से 2.90, जिसे हम सियाल कहते थे। सियाल के नीचे जाएंगे तो क्या मिला? सीमा। सीमा का घनत्व कितना था? 2.90 से 4.75। और अंदर का जो चले जाएंगे घनत्व 8 से लेकर 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका औसत निकालेंगे तो पूरे पृथ्वी का घनत्व होता है 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे? तब इसमें कहता है कि नीफी का जो घनत्व है 8 से 11 के बीच, और नीफी का व्यास होता है 43 माइल। अब एक फिगर यहाँ देखोगे तुम लोग, और इस फिगर को देखते हो तो मैंने इसमें बताया है कि सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं हम लोग? सियाल। सियाल में दो तत्वों की अधिकता होती है बच्चे, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम। सियाल के नीचे की जो अच्छा सियाल के बारे में थोड़ा सा जानो। सियाल का घनत्व कितना होता है? 2.75 से 2.90। और इस तरीके से सियाल के ऊपर अवसाद निरोधी पतला आवरण जो होता है, इसी सियाल के सबसे ऊपर जो पतला आवरण 50 किलोमीटर की ऊंचाई की होती है, जो हमारी भूपर्पटी में आता है बच्चे। तो आगे समझेंगे। सियाल के नीचे अगर चले जाएंगे तो कौन सा? सीमा। और सीमा का घनत्व होता है 2.90 से 4.75। और उसके सबसे अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं? नीफे। नीफे में दो तत्व हैं, कौन कौन? निकेल तथा फेरस, निकेल तथा लोहा। क्लियर है बच्चे? और इसका घनत्व है 8 से लेकर 11 ग्राम घन सेंटीमीटर। क्लियर है बच्च? सुना नहीं है? जगह रहो सभी। तो इस तरीके से समझो। अब देखो, अब हमने अभी तक पढ़ लिया पृथ्वी की संरचना। मुख्य तौर पे हमने पढ़ा कि ऊपरी को हमने सियाल बोला स्विस महोदय के अनुसार, बीच वाले को सीमा और सबसे अंदर वाले को हमने क्या बोला? नीफे। डेली महोदय ने 1-2 और इसमें से भूगोलवेता है, मात्र 2 के बारे में बता देते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं, इसको जानेंगे हम लोग। डेली महोदय ने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय भाग। इसे याद रखेंगे। किसने सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में बांटा? किसने इसे ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत तथा केंद्रीय भाग में बांटा? तो डेली महोदय ने बांटा। किसने बांट दिया? डेली। अब आगे है इसमें से कहता है कि नेफ्रीज महोदय ने पृथ्वी को 4 परतों में बांटा है। अब ये आ जाते हैं कौन महोदय? नेफ्रीज। नेफ्रीज ने 4 परत बांटा। पहली परत जो सबसे ऊपर है ग्रेनाइट की होती है। याद रखोगे तुम लोग, सबसे ऊपरी परत, पहली परत को क्या बोला? ग्रेनाइट। अब बीच वाली दूसरी परत ये समझ लो कि बैसाल्ट की होती है। किसकी होगी? बैसाल्ट की। और इसमें से तीसरी परत जो होती है वो थैचीलाइट की होती है। केंद्रीय भाग सबसे अंदर की परत उन्होंने बता दिया पिरूडोनायक नामक चट्टान की ये होती है। तो ये नोट्स में तुम लोग देख लोगे, इसमें मैंने लिख दिया है। और मुख्य तौर पे 2 और देख लेंगे हम लोग। आर्थर होम्स महोदय ने पृथ्वी को 2 परतों में बांटा। आर्थर होम्स ये भी भूगोलवेता हैं। इन्होंने बताया कि 2 परत होती है। पहला होता है क्रस्ट और दूसरा होता है अध्यय स्तर। इन्होंने बताया कि ऊपरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट। और ऊपरी परत को छोड़कर बाकी जो भी अंदर की परत है, सबस्ट्रेटम के नाम से जिसे जानते हैं हम लोग, उसे कहा कि ये अध्यय स्तर है। अच्छा, क्रस्ट का निर्माण संपूर्ण सियाल तथा सीमा के ऊपरी भाग से हुआ है। माने ऊपरी परत, सियाल और सीमा ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बना देता है? क्रस्ट। याद रखोगे। किसने बताया? आर्थर होम्स ने। किसने बताया था? उन्होंने बताया कि सियाल और सीमा के ऊपरी भाग से क्रस्ट का निर्माण हुआ है। और कहता है कि जबकि सीमा के निचला भाग तथा संपूर्ण नीफे के अध्यय स्तर का निर्माण जो हुआ है उसे हम क्या, उसे अध्यय स्तर कहते हैं। अर्थात सियाल और सीमा मिलकर क्रस्ट कहलाता है और नीफे को
और नीफे के पास के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम कहते हैं। क्लियर है बॉयज, कोई दिक्कत इसमें? अब कहते हैं भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर, अब तरंग के आधार पर थोड़ा सा पढ़ लो। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार तुम लोग देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, और इसे रोक रोक कर लिखोगे। और जिस हिस्से को मैं बता रहा हूँ उस हिस्से को दो बार, तीन बार देखोगे, ठीक है ना। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। पहली परत कहलाता है इसका स्थल मंडल, ठीक है, यह सबसे ऊपरी परत है। अभी हम लोग पढ़े थे पृथ्वी के ऊपर जो परत है, अब उसमें कहता है कि इसे हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल यह सबसे ऊपरी परत है जिसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। याद रखेंगे हमेशा कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को चाहे कोई भी भूगोलवेत्ता हो, यही बोलते हैं कि इसका निर्माण किस चट्टान से हुआ है, ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। और इसका विस्तार 0 से लेकर 62 मील, माने 0 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच है। पृथ्वी के अंदर जाएंगे 100 किलोमीटर तक, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता होती है। दूसरा होता है पायरोस्फीयर, माने ये भूकंपीय तरंग के आधार पर बताया जा रहा है। पायरोस्फीयर क्या है, इसे समझो, इसे मिश्रित मंडल भी कहा जाता है, और इसका निर्माण बैसाल्ट चट्टानों से होता है। माने सबसे ऊपर ग्रेनाइट चट्टान, अंदर जाएंगे तो बैसाल्ट चट्टान, और इसका विस्तार 62 से लेकर 1800 माइल, मतलब 100 से 2880 किलोमीटर के बीच बताया गया है। और अंतिम जो मेरे एग्ज़ाम में पूछा था और मैं उसे गलत लिख कर आए थे बच्चे, लेकिन तुम लोग गलत मत लिखना, मैं सिर्फ नीफे याद किया हुआ था, समझ में आ गया ना जी। और इसे इसमें बोलते हैं कि गुरु मंडल, जिसे अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं, उसका और भी नाम है, क्या बोलेंगे उसे, गुरु मंडल बोलते हैं, उसे ही बैरिस्फीयर बोलते हैं। यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है और इसका निर्माण लोहा और निकेल जैसे भारी धातुओं से हुआ है, और इसका विस्तार 1800 माइल माने 2880 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक है। और अभिनव माने आधुनिक विचारधारा के अनुसार पृथ्वी को 3 परतों में हम बांटेंगे, और इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है बच्चे। इसमें पढ़ लो कि आधुनिक विचारधारा कहता है कि पृथ्वी की 3 परत, सबसे पहली परत को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। अब जो मैं बता रहा हूँ आधुनिक विचारधारा, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जिसका विस्तार 100 किलोमीटर तक है, यह ठोस अवस्था में है। क्लियर है? आधुनिक विचारधारा, आधुनिक को ही बोलते हैं अभिनव। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार 3 इसके परत होते हैं। सबसे पहले ऊपरी वाले को क्या बोलेंगे, क्रस्ट। करीब 100 किलोमीटर गहराई पर क्रस्ट तथा मेंटल एक दूसरे से एक असाध्य माने निरंतर नहीं है, माने डिसकंटिन्यूअस रेखा के द्वारा अलग होता है, जिसे मोह असंबद्धता कहा जाता है। अब इसे समझोगे, ये बताते हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो डायरेक्ट दूसरी सीमा शुरू, दूसरा लेयर शुरू नहीं होता है, बीच में कुछ ऐसे लेयर होते हैं ना। इसमें यहाँ पे देख रहे हो ना तुम लोग कि इसका कुछ हिस्सा ऊपर सियाल का रहेगा, कुछ हिस्सा किसका रहेगा, सीमा का रहेगा, अर्थात ये मिले जुले जो होते हैं। तो इसी को इसने बताया, इसे कहते हैं मोह असंबद्धता। क्या बोलेंगे ये, मोह क्या है? तो मोह ने एक स्केल का निर्माण किया जिसे मोह स्केल या मोनो स्केल भी कहते हैं। ये चट्टान को मापता है, कहाँ पे कौन चट्टान है, इस चट्टान की माप कौन करता है, मोह स्केल। मोह स्केल किसकी माप करता है, चट्टान की माप। जैसे थर्मामीटर हम लोग का बुखार मापता है ना, मोह स्केल क्या मापेगा, चट्टान को माप देगा। अब इसमें तो सबसे ऊपर वाले को उसने क्रस्ट बताया जी, दूसरे वाले को बताया मेंटल, बीच वाले को उसने क्या बताया, क्रस्ट के नीचे स्थित दूसरी परत को मेंटल कहा जाता है, और इसका विस्तार 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर के बीच है। मेंटल को भी 2 हिस्से में बांटा गया है, पहला होता है ऊपरी मेंटल और दूसरा होता है निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल में इसका विस्तार 100 किलोमीटर से लेकर और 700 किलोमीटर के बीच है, क्योंकि ऊपर से लेकर 100 किलोमीटर तक हमारा कौन था, क्रस्ट था। और 100 से लेकर 700 किलोमीटर में जब जाएंगे तो उसमें कहीं कहीं मैग्मा का विस्तार है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के समय यहीं से मैग्मा बाहर निकलता है। याद रखेंगे, पूछता है परीक्षा में कि पृथ्वी के अंदर से मैग्मा जो निकलता है कहाँ से निकलता है, ऊपरी मेंटल से। कहाँ से निकलेगा, माने समझ लो कि सीमा से, अगर इसमें कहा जाए तो सीमा से निकलेगा। तो और दूसरा कहता है
कि निचला मेंटल, इसका विस्तार 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, यह ठोस अवस्था में है। तो इस तरीके से हमने बताया बच्चे कि पृथ्वी को, जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ सियाल, सीमा और निफे करके बताया हूँ, इसके नीचे फिर एक तो 3 फिगर बनाना। सबसे ऊपर वाले को क्या लिखेंगे? क्रस्ट, बीच वाले को क्या लिखेंगे? मेंटल, और नीचे वाले को लिखेंगे क्रोड या कोर। और इसी के साथ हमारा समाप्त हो जाएगा। ये क्रोड पढ़ लेंगे। क्रोड का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक, वही जिसे हम लमसम 6400 किलोमीटर कह रहे हैं ना, तो वहाँ तक पृथ्वी के केंद्र तक क्रोड है। क्रोड के 2 भागों में बांटते हैं क्रोड को भी, एक होता है बाहरी क्रोड और दूसरा होता है आंतरिक क्रोड। तो पहले बाहरी क्रोड जानेंगे, आंतरिक क्रोड जानेंगे और ये लेसन समाप्त होता है। इसमें कहता है कि बाहरी क्रोड जो होता है उसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक, पूरा 63 नहीं, बाहरी क्रोड जो होगा वो 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर गहराई तक है। यह कुछ ठोस तथा कुछ तरल जैसा व्यवहार करता है। इसे प्लास्टिक अवस्था भी कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार यह तरल अवस्था को बताए जाते हैं। माने क्रोड का ऊपरी हिस्सा जो है वो कौन अवस्था को बताते हैं विद्वान? तरल अवस्था को। क्लियर है? और नीचे 2900 किलोमीटर गहराई पर मेंटल तथा क्रोड एक दूसरे से एक असाध्य रेखा के द्वारा अलग होते हैं, जिसे गुटेनबर्ग या विषड असंबद्धता भी कहते हैं। जैसे देख लो बच्चे, यहाँ पर भी हमने एक पढ़ा था और इसके अंदर यहाँ पर भी अब पढ़ रहे थे। इसको हम जो दोनों को माने समझ लो कि क्रोड को और मेंटल को अलग करने के लिए जो लेयर होती है उसे गुटेनबर्ग या विषड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। और सबसे अंतिम बीच वाला जो हिस्सा है जिसे हम आंतरिक क्रोड कहते हैं, वो 5100 से लेकर 6371 किलोमीटर तक ये आंतरिक क्रोड है। यह अत्यधिक दबाव के कारण ठोस अवस्था में है। पृथ्वी के समस्त आयतन का 0.5% क्रस्ट में। अब पूरे पृथ्वी की हम बातें करते हैं बच्चे, पूरे पृथ्वी की बात अगर करें तो यहाँ तुम लोग देखते चलो कि पूरे पृथ्वी का 0.5% क्रस्ट में और 83% मेंटल में और 16% भाग क्रोड में स्थित है। तो बढ़िया समझेंगे इसे। अगर ग्राफ के अनुसार अगर बनाते हैं तो देखो, अभी मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल में और जबकि 32% भाग क्रोड में है। तो मेंटल, क्रोड और क्रस्ट, ये 3 चीज़ें फिर से थोड़ा सा बोर्ड पे समझ लो। ये ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे, इसको मेंटल बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? कोर के नाम से जानते हैं। अब इसमें जान लो, जब भी तुम वीडियो देखोगे बच्चे तो वीडियो में तुम्हें ये देख लो, ये मिलेगा तुम्हें एक। तो ये हम पृथ्वी की संरचना कर रखे हैं। इस पृथ्वी की संरचना में सबसे ऊपर जो हिस्सा है समझ लो उसका घनत्व 2.75 से लेकर 3.3 तक सबसे। इसमें एक ऊपरी मेंटल, नीचे आएंगे तो निचला मेंटल, और उसके नीचे आएंगे तो बाह्य क्रोड, और उसके नीचे जाएंगे तो आंतरिक क्रोड, और सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट कहते हैं। ये फिगर की सहायता से तुम बता लोगे। गहराई की अगर बात करेंगे तो क्रस्ट 0 से 30 किलोमीटर तक जाता है और 30 से 200 किलोमीटर माने 100 किलोमीटर मुख्य तौर पे, और 200 से 700 तक ये रहेगा समझो ऊपरी मेंटल, 700 से लेकर 2900 तक ये रहेगा देख लो निचला मेंटल, और 2900 से 51 तक रहेगा बाह्य क्रोड, और 5100 से लेकर 63 से 71 तक रहेगा आंतरिक क्रोड। फिगर देखोगे तो इस फिगर से तुम्हें पता चलेगा कि गहराई किसकी कितनी है, किसका घनत्व कितना है, किस परत में क्या पाया जाता है, और उसी के साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना समाप्त होता है बच्चे। तो इस तरीके से हमारे इस 40 मिनट के लगभग वीडियो को एक बार 2 बार नहीं, कम से कम 5 बार देखना है। ठीक है ना जी। जब मौका मिले तुम लोग इसे देखो, पढ़ो, समझो, और फिर कोई दिक्कत होती है तो कल आकर पूछो। क्लियर है?